मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी और वह मेरा गैरों के साथ रिश्ता कर दिया। वो कहने को तो गैर थे मगर मेरे अपनों से कहीं ज़्यादा अपने निकले। हमारी तरफ से शादी को लेकर कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, जिससे सबसे बड़ी वजह थी हमारी गरीबी। कहने को तो मेरे 3 बड़े भैया थे, लेकिन वह सिर्फ इतना कमाते थे कि जितना वह अपने बीवी बच्चों को खिला सके। इसी वजह से मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र कहीं ज़्यादा मुझसे सताती थी। वो कहती थी कि मैं जितना जल्दी तेरी फ़र्ज़ अदा कर दूँ उतना ही मेरे लिए अच्छा ही होगा। अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, ना जाने मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। हमारी तरफ से शादी की सारी रस्में सादगी से अदा हुई, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की सारी रस्में निभाई थी। मेरे ससुराल में जब लोग मेरा सम्मान लेने आए थे तो उसी दिन मेरी सास मुझे मेहंदी का जोड़ा और चूड़ियां भी दे गई थी। जिस दिन मुझे मेहंदी का जोड़ा मिला था उसी दिन असलम ने मुझे कॉल किया था। हमारी पहली बार फ़ोन पर बात हो रही थी। उसने मेरे सलाम का जवाब देते हुए मेहंदी के जोड़े के बारे में पूछने लगा। वह यह पूछते हुए कैसी लगी कि मेरी चॉइस तुम्हें, मेरी उम्मीद है कि तुम्हें मेहंदी का जोड़ा पसंद आया होगा। असलम से बात करते हुए मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। और शादी के 2 हफ्ता पहले से हम रोज़ाना फ़ोन पर बातें करते रहे। शादी की सभी रस्में बहुत अच्छे से अदा हुई। असलम जब बारात लेकर मेरे घर आए तो मेरी सारी सहेलियां उसे देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि वह प्यारा ही इतना था। वह लोग असलम को देखते ही मेरे पास आईं और मुझसे कहने लगी कि क्या नसीब हो तुम है तुम्हारी, और नसीब हो तो तुम्हारे जैसा ही हो। इतना हैंडसम शौहर तुम्हें नसीब से ही मिलता है, वरना कोई मोटा तो कोई सांवला और कोई तो गंजा मिलता है। यह कहते हुए वह लोग हंसने लगी और मैं भी बड़ी फ़क्र से मुस्कुराने लगी। मैंने भी अभी तक असलम को नहीं देखा था, लेकिन अपनी सहेलियों की नज़र से उसे देख चुकी थी। वह जिस तरह से उसकी तारीफ कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे असलम मेरे सामने ही बैठा है। निकाह नामे के दस्तखत करते हुए दिल में एक अजीब सी खुशी और खौफ भी था। खुशी इस बात की थी कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए असलम के साथ रहूंगी, और खौफ इस बात का था कि ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए। जिस इंसान को ज़िंदगी में खुशी कभी कभार मिलती है, उसे भी कहाँ खुशी रास आती है। वह उस खुशी को कम महसूस करता है और उस खुशी में गम को ज़्यादा महसूस करता है। शायद उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता है, और ऐसा ही मेरे साथ ही हो रहा था। इस खुशी और खौफ की कैफियत में मेरी रुखसती हो गई। मैं अपने कमरे में बैठे घूंघट किए सज संवार कर असलम का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन गुजरते वक्त के साथ साथ तेज होती जा रही थी। असलम के साथ उनके भाई की भी शादी हुई थी। इस तरह यूं हम 2 दुल्हन इस घर में आ गई थी। असलम के घर वालों ने शादी में अपना हर शौक पूरा किया था, क्योंकि आखिरी वही 2 बच्चे रह गए थे शादी के लिए। बाकी सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। मेरे सास ससुर ने शादी कर दी थी। मेरे 4 ननद और जो 2 जेठ और भी थे। थोड़ी ही देर में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और असलम के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही असलम ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसे देखते ही हैरान रह गई। तभी मुझे अपनी सहेलियों की कही बातें याद आने लगी, क्योंकि असलम वाकई में बहुत हैंडसम था। आज पहली बार मैंने उसे देखा था। असलम की स्मार्टनेस इसलिए सबको ज़्यादा बढ़कर लग रही थी क्योंकि वह अपनी सभी भाई बहनों से बहुत ही अलग था। रंग में साफ और नक्शी-निहार में भी किसी मुल्क का शहजादा लग रहा था। लेकिन वह कहते हैं ना कि जिस इंसान की किस्मत में जो चीज़ें नहीं होती है वह हमेशा खूबसूरत और चमकीली ही होती है। इसीलिए उसका हुस्न हर एक की आंख में चमक रहा होता है। अगली सुबह वालिमे की रस्म भी बहुत अच्छे से अदा हुई। असलम ने मुझे मुंह दिखाई की रस्म में एक अंगूठी दी थी। मैंने जब अपनी जेठानी को देखा तो वह मुझे से होशियार थी, क्योंकि वह मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थी। हालांकि वह अभी एक नई नवेली दुल्हन थी।
की तरह थी, लेकिन उसके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। वह मुझे नीचे से ऊपर अपनी तीखी नजरों से आर पार कर रही थी। शायद वह अपने मुकाबले में मुझे देख रही थी और ना जाने क्या मेरे बारे में सोच रही थी। मेरी सास ने हम दोनों देवरानी जेठानी के लिए एक जैसे ही कपड़े बनवाए थे, ताकि दोनों में कोई फर्क ना लगे, बस रंग का फर्क था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कितनी अच्छी जगह पर किया है, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी खुशियों को नजर लग गई। अभी शादी को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अचानक से शाम को असलम की तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश हो गया। उसे अचानक से बेहोश होते देख मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह मेरे पास बैठा मुझसे बातें कर रहा था। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग मेरे कमरे में इकट्ठे हो गए और असलम को बेहोश पाकर सभी लोग रोने लगे। और फिर मेरे जेठ और ससुर ने जल्दी से असलम को होश में लाने लगे। कोई उसके चेहरे पर पानी छिड़कता तो कोई उसके पैरों के तलों को रगड़ रहा था, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। फिर जल्दी से असलम को लेकर सभी लोग हॉस्पिटल गए। मेरा ससुराल शहर में ही था। जल्दी से शहर पहुंचकर अस्पताल गए। हम लोग 2 घंटे से ही इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरे जेठ का फोन आया और वह कहने लगे कि असलम को होश आ गया है। यह बात सुनते ही जैसे मेरे जिस्म में जान आ गई। थोड़ी देर में असलम को लेकर सभी लोग घर पर आ गए। असलम को घर आते ही उन्हें देखकर मेरी सास उन्हें पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए असलम का माथा चूम लेती है और कहती है कि मेरे बेटे को किसी की नज़र लग गई है। जबकि मैं अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी असलम को देख रही थी। एक तो नई नई मोहब्बत और ऊपर से निकाह में बांधने वाली मोहब्बत बहुत ही मजबूत होती है, चाहे वह एक दिन का हो या कई साल पुराना हो। एक शौहर ही अपनी पत्नी के लिए सब कुछ होता है, जिसके दम पर उसके चेहरे पर रौनक होती है और जिंदगी की सारी खुशियां उसे मिलती है। जब असलम ने मेरी तरफ देखा तो वह मुझसे कहने लगा, पागल हो तुम, क्यों रो रही हो? अभी तो मैं जिंदा हूँ। असलम की ऐसी बातें सुनकर मैं असलम से चिपक कर रोने लगी। मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई मुझे असलम से दूर करने की कोशिश कर रहा हो। असलम ने दवाइयाँ खाई हुई थी, इसलिए वह रात को जल्दी से सो गया, जबकि मैं पूरी रात नहीं सो पाई। बार बार मैं उठकर असलम को देखती रही, असलम अच्छे से सोया है या नहीं। सुबह उठकर मैंने जल्दी से असलम को जगाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह ज़्यादा देर तक सोए और मैं असलम से बात करना चाहती थी। ना जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और मैं असलम के पास से गुजार रहे हुए वक्त को बहुत जल्दी गुजर रहे थे। मेरी आवाज़ देने पर असलम उठ गए और मुझे कहने लगे कि यकीन करो अभी मैं जिंदा हूँ। ऐसे शब्द सुनते हुए मैंने असलम के लफ्ज़ पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि असलम, आपको अल्लाह का वास्ता है, अगर आपने ऐसी बात मजाक में भी मुझसे बोली तो आपको पता है आप में मेरी जान बसती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। असलम मुस्कुरा कर मुझसे कहने लगे कि मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो मेरी भोली भाली सी प्यारी सी बीवी हो। मैं उस दिन असलम से एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहती थी। हालांकि उस दिन असलम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रात के सोने से पहले असलम ने मुझसे कहा कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर मैं असलम से कहा कि आपको इस तरह का दर्द तो पहले भी होता था, परसों आपको क्या हो गया था जो आप अचानक से वो बेहोश हो गए थे? असलम ने मुझसे सिर्फ एक जवाब दिया और कहने लगा कि आज तक मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, और दर्द से सिसकियां लेने लगा। वह मुझसे कहने लगे कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, गुलशन मेरे सर को दबा दो, बल्कि तुम ऐसा करो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। ऐसे बोलते ही असलम फिर से आंखें बंद करने लगे और वह बेहोश हो गए। मैं उनको इस तरह देखकर बेहोश होते हुए
अपने हवास खोने लगी और अपने कमरे में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मेरी शोर मचाने की आवाज़ से सभी लोग घर में इकट्ठे हो गए और असलम को लेकर फिर से इस हालत में देखकर इस बार सभी लोग बड़े अस्पताल में ले गए। मैंने बहुत कहा कि मुझे भी असलम के साथ जाना है, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा डोला वहाँ कहाँ लेकर जाओगी। रात का वक्त था। मेरी सास ने उस दिन मुझसे बहुत ही बुरी तरह से झटका था और मैं तो पहले से ही असलम की इतनी बुरी हालत देखकर डर गई थी। अपनी सास के इस तरह के कहने पर मैं बहुत वापस अपने कमरे में आ गई थी। मैंने अपनी माँ को असलम की हालत के बारे में सब कुछ अभी तक कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मेरी माँ पहले से ही गमों की मारी थी। माँ मुझे देखकर बार बार कहती कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत में मेरी जैसी किस्मत ना बनाए। मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद जेठ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि असलम होश में आ गया है, मगर इस बार डॉक्टर ने असलम के टेस्ट के लिए कुछ लिखे हैं। हमें जल्द से जल्द असलम के चेकअप कराना होगा। हमें असलम की बहुत ही फिक्र हो रही थी। मैंने परेशान होते हुए अपनी माँ को फ़ोन किया और सोचते हुए कि अब असलम की तबीयत ठीक नहीं है। अपनी माँ को भी यह बात बताना ज़रूरी है, नहीं तो ससुराल वाले कहेंगे कि मौके पर दामाद की किसी को खबर नहीं ली। मेरी बात सुनते ही मेरी माँ रोने लगी और कहने लगी कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। रात को लगभग 11 बजे मेरे ससुर और जेठ असलम को लेकर घर पहुंचे तो बहुत ही परेशान लग रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछी तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने में 2 दिन का टाइम लगेगा। डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की बात है। यह बात सुनते ही मेरी नई नवेली जेठानी मुंह बनाते हुए मेरी सास के तरफ देखकर कहने लगी कि कुछ लोग बहुत ही मनहूस होते हैं, उनकी वजह से दूसरों की भी जिंदगी में आने वाली खुशियां रुख मोड़ लेती हैं। शायद उसके सपनों पर भी पानी फिर गए थे, इसीलिए वह मुझसे बहुत ही नफरत सी बातें कर रही थी, क्योंकि उनकी भी नई नई शादी हुई थी और वह एक नई नवेली दुल्हन थी। शायद उसके कई अरमान थे। अरमान तो मेरे भी थे, मगर अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की चलती नहीं है। अगले दिन ही मेरी माँ आ गई और मेरी माँ असलम को देखकर रोती रही और बात तो हो रही थी। बातों बातों में मेरी सास ने मेरी माँ के सामने मुझे मनहूस कह दिया। मेरी सास के बातों सुनकर मेरी माँ वहाँ से चली आई। मैंने बड़ी मुश्किल से 2 दिन काटे और अल्लाह के से गुजारिश कर रही थी कि असलम की रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा ही हो। असलम की रिपोर्ट आते ही घर वाले के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो, क्योंकि असलम की रिपोर्ट में ब्रेन ट्यूमर आया हुआ था। मैं असलम की रिपोर्ट को पढ़ते पढ़ते अपने आप को उसकी बीमारी के गुनहगार समझने लगी, क्योंकि शादी से पहले असलम बिल्कुल ठीक ठाक था। एकदम से असलम को ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब वह अभी 3rd स्टेज पर था। दिन ब दिन असलम की हालत बिगड़ती जा रही थी। ससुराल वालों ने उसे एक से एक बढ़कर डॉक्टर को दिखाया, मगर उम्मीद की किरण घटती जा रही थी। फिर एक डॉक्टर ने थोड़ी उम्मीद जगाई और उसने कहा कि ऑपरेशन के बाद उसका ट्यूमर बाहर निकाला जा सकता है, मगर इस ऑपरेशन में अब असलम की आंखों की रोशनी चली जाएगी और उसकी याददाश्त में भी मसला आ सकता है। यह ऑपरेशन बेहद नाजुक और बड़ा है, मगर ऑपरेशन के अलावा कोई और भी चारा नहीं है। इस तरह असलम को डॉक्टर के पास ले जाते 2 महीने गुजर चुके थे। जिस दिन असलम का ऑपरेशन था उस दिन मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सर में बहुत दर्द और थकावट सी महसूस हो रहा था। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद वह टेंशन की वजह से हो रहा है और उसी दिन मुझे उल्टियाँ आने लगी। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं पेट से हूँ। अब मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं डॉक्टर को भी दिखा सकूं, इसलिए मैं चुप रही। असलम का ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर वह होश में नहीं आया और जब उसे आया तो वह सही से बोल नहीं पा रहा था। अब उसने डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत ही खुशकिस्मत वाली हो। असलम का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। उसे पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आप लोगों को सब्र का
सब्र से काम लेना होगा। 10 दिन तक असलम हॉस्पिटल में ही भर्ती रहा। जब उसकी हालत कुछ सुधर गई तो हम उसे घर लेकर वापस आ गए। असलम कमरे में मुझे अकेला पाकर मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो गुलशन, मैं तुम्हें एक दिन भी कोई खुशी नहीं दे पाया, अपना किया हुआ वादा एक भी नहीं निभाया। यह कहते हुए असलम की आंखें नम हुई। ऐसी हालत में देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसे दिलासा दिया, और अगर मैं उसके सामने रो पड़ती तो वह हिम्मत हार जाता, और वैसे भी इस हालत में है। मैं मुस्कुराकर असलम को बहकाने लगी। जब मेरी माँ और मेरे भाई असलम का हाल पूछने पता लगाने आए तो मेरी सास को क्या ना जाने क्या हो गया, वह मेरी माँ से कहने लगी कि आप अपनी बेटी को अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाओ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनकी बातों को समझ ना पाई। मेरी सास को इतनी सख्ती लहजी में कहा कि मेरी माँ पलट कर कोई जवाब ना दे पाई और कुछ ना पूछ पाई। मेरी सास मेरी माँ को अपनी फैसला सुनाकर वहाँ से चली गई, जबकि मैं असलम को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मगर मेरे भाई ने यह बात सुन ली थी। वह गुस्से में आ गया था और वह गुस्से में मुझे वहाँ से ले आया। उन्होंने मुझे असलम से एक बार भी मिलने नहीं दिया, और यहाँ मायके में आने के बाद मुझे चैन नहीं मिलने वाला था। मैंने असलम को कई बार फ़ोन किया, लेकिन असलम ने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया था, क्योंकि असलम को फ़ोन चलाने से जाने लोगों ने असलम के बारे में क्या कहा होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ समय अपने मायके में गुजारा, फिर अपनी माँ से बोलकर अपने भाई के साथ अपने असलम के पास जाने के लिए जिद करने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा हो जाएगा। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह मेरा शौहर है और किसी को कोई हक नहीं मेरे पति से मुझे अलग करने की। तभी तभी तेरी सास मेरी माँ कहने लगी कि तेरी सास तुझे मनहूस समझ बैठी है, और इसलिए उसने तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ भेजा है ताकि वह अपने बेटे असलम की अच्छे से इलाज करवा सके। अगर असलम को कुछ हो गया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, यहाँ तक कि मेरी माँ और मेरे भाई भी। मैं चुपके छुपाते अपने ससुर जी को फ़ोन की। उन्होंने पहली बार मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, और दूसरी बार उन्होंने जब मेरा फ़ोन उठाया तो उन्होंने फ़ोन उठाते ही कहा कि अब तुम क्या चाहती हो? अब तो असलम इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही मुझे ना जाने क्या हो गया, लेकिन मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ और कब हो गया, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी के घर आए हुए अभी 10 दिन ही हुआ था। उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब ना देते हुए फ़ोन को काट दिया, और अभी मुझे कभी फ़ोन भी नहीं किया। जब मैं असलम की मौत की खबर अपनी माँ को बताई तो मेरे घर में एक मातम सा छा गया था, और यह मातम मेरे से ज़्यादा मेरी माँ बाप को समझने लगे। मैंने अपनी माँ को बड़ी मुश्किल से समझाया और उन्हें मनाया। उनके साथ मैं ससुराल जब पहुंची तो मेरा भाई इस बात पर बहुत ही नाराज़ था कि उन्होंने कहा कि दरअसल मौत की खबर हमें क्यों नहीं दिया असलम की मौत की खबर हमें क्यों नहीं दिया? उन्हें ज़रूरी नहीं समझा हमें कि तुम कौन सा मुंह लेकर वहाँ पर जाओगी। लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं एक बार अपने ससुराल जाना चाहती थी। जब मैं अपने ससुराल वाले के घर पहुंची तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। फिर मेरी माँ ने मेरे ससुराल वाले पड़ोसी के घर में जाकर पूछा कि यह लोग कहाँ गए हैं, तो मेरे पड़ोसी ने बताया कि वह कहीं दूर रहने के लिए चले गए हैं। जब मेरी माँ ने असलम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें असलम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरी माँ मुझे 4 बात सुनाते हुए मुझे वहाँ से अपने घर ले आई और मुझे कहने लगी कि अब वह लोग तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और अपना पीछा छुड़ा लिया। अब तो असलम भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब तुम घर में बैठो और अपनी इद्दत पूरी करो। मैं अपनी इद्दत क्या पूरी करती, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरी तबीयत को खराब होते हुए मैं देख मेरी बड़ी भाभी मुझसे बोली कि कहीं तुम पेट से तो नहीं हो? तुम्हारी हालत देखकर मुझे तो ऐसा ही कुछ शक हो रहा है। फिर मेरी दूसरी भाभी बोली, हाय रब्बा, अब हमें दूसरी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। मेरी भाभी के कहने पर मेरी माँ ने एक नर्स को घर पे बुलाया और मेरा चेकअप कराया, और मुझे
मेरा चेकअप किया। मुझे मुबारक देते हुए वह कहने लगी कि यह तो खुशी की बात है, बधाई हो, आप तो माँ बनने वाली हो। मेरे लिए खुशखबरी किसी बदकिस्मती से की बुरी नहीं थी। सभी मेरे बच्चे की इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझने लगे। और खैर, मैं कुछ दिनों बाद अपने बच्चे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिल्कुल असलम पर ही गया था। वह बिल्कुल अपने बाप की तरह ही दिखता था। कुछ दिनों के बाद मेरे भाई अपनी अब अम्मी के कहने पर हमारी दूसरी शादी करवा दो। इसलिए मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा दिल कहता था कि असलम अभी जिंदा है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से अभी तक असलम को कफन में नहीं देखा था। मेरी माँ को मुझसे कहने लगी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मेरा मन नहीं किया। मैंने अपनी माँ से बोला कि मैं कोई नौकरी कर लूंगी और अपने बेटे को पाल पोस लूंगी, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। वो वक्त गुजरता गया। एक बार मेरे भाई के का ट्रांसफर हो गया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ ही चलो रहने के लिए। तो मैंने सोचा चलो बड़े भैया के साथ ही रह लेती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों छोटे भाई और भाभी मुझसे बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए मैं स्कूल को छोड़ दिया और अपने बड़े भैया के साथ नए शहर में चली गई। नया शहर और नई जगह, वहाँ पर लोग भी अच्छे थे। मेरा मन भी वहाँ पर लगने लगा। नए शहर में आकर मेरी जिंदगी भी नई हो गई थी। भाई के घर के पास एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पर मैं टीचिंग की नौकरी करने लगी। स्कूल बहुत अच्छा था। वहाँ पर मेरी एक मैं थी और मेरी अच्छी एक मैम फ्रेंड बन गई थी। वह मेरे बेटे से बहुत प्यार करती थी। मैंने मैडम को अपनी आप बीती जब सुनाई तो वह मुझसे और भी ज़्यादा हमदर्दी जताने लगी और हमारे दिन अच्छे ही ऐसे गुजरने लगे थे। लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि जिस दिन मैंने असलम को याद ना किया हो। अब मेरा बेटा 4 साल का हो गया था और वह हर समय अपने बाप के बारे में पूछता तो मैं उसे झूठ बोलकर बताती कि तुम्हारे पापा अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में गए हुए हैं, और उसकी जन्मदिन पर हर एक तोहफा देकर बहका देती। एक दिन मैडम मेरे घर आई और मुझे शादी का कार्ड देते हुए बोली कि मेरी बेटी की शादी है, तुम बेटी की शादी में जरूर आना। मैडम मेरी अच्छी फ्रेंड थी, इसलिए मैं मना ना कर पाई। शादी के एक हफ्ते बाद मैं शादी के लिए एक विधवा के लिबास में झूठी मुस्कुराहट और दुखी दिल लिए शादी वाले दिन मैं उनके घर पहुंच गई। जब बारात आई तो मैं वहां पर उस इंसान को देखकर हैरान रह गई जिसका मुझे अपनी जिंदगी में सदियों से इंतजार था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। असलम मेरी आंखों के सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसका चेहरा ही उतर गया था, जबकि मैं वहीं पर एक पत्थर बने खड़ी उसे ही देखती जा रही थी। आज मेरा दिल जीत गया था, वह दिल जिसकी उम्मीद पर मैं आज तक जीती रही कि असलम जिंदा है और वह किसी न किसी मोड़ पर मुझे जरूर मिलेगा। और वह मुझे मिल गया। लेकिन मैं असलम से कुछ ना कह पाई और अपने शादी की रस्म खत्म करने का इंतजार करने लगी। मुझे जिस अंदाजा में असलम ने देखा था, मुझे लग रहा था कि वह भी मुझसे बात करना जरूरी समझता है। जैसे ही बारात की रुखसत हुई तो मैं अपने बेटे के साथ हॉल से निकल रही थी कि असलम वहां खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। असलम को देखते ही मेरा दिल जहाँ कि मैं उसका गिरेबान पकड़ लूं और पूछूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इससे पहले कि असलम मेरे से कुछ कहता और मैं उससे कुछ कहती, मैंने अपने बेटे को बहाना बनाकर वहां से भेज दिया और मैंने असलम से पूछा कि तुमने मेरे साथ बड़ा बेवफा निकले यार। तुम जिंदा थे लेकिन मुझे एक कॉल तक नहीं किया और तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुम्हारी मौत का झूठा खबर भिजवा दिया, और मैं बेवफा तुम्हारे मरने का बाद भी तुम्हारा इंतजार करने लगी। और इसी इंतजार में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी कि तुम कभी न कभी मुझे जरूर मिलोगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम मर चुके हो, मगर जिंदा तुम्हें अपने सामने देख हैरान हूँ। मैंने असलम से कहा कि मेरा दिल कहता है कि तुम जिंदा हो, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने असलम मेरी बात को काटते हुए मुझसे कहा कि मेरे सामने ज्यादा ड्रामा मत करो। एक तो तुम मुझे मेरी ऐसी हालत में छोड़कर अपने मायके वाले के साथ चली आई और उल्टा मुझे ही गलत ठहरा रही हो। फिर कहने लगा कि हाँ, मेरे घर वालों ने कहा कि
कर मैं एक बीमारी यह कहा कि मैं एक बीमार पति के साथ नहीं रह सकती हूँ। उसका क्या पता आज है कल ना रहे, उसके साथ अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मेरे घर वालों ने तुमसे झूठ बोला, इसलिए तुम मुझे मौत के मुंह में छोड़कर चली आई। मैं दरअसल ऐसी बातें सुनकर उस पर भड़क उठ पड़ी, क्योंकि असलम जो कुछ भी कह रहा था बिल्कुल झूठ था। मैं असलम को सफाई देते हुए कहा कि वह सब झूठ है। अगर आप लोग इतने ही सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए? पहले तो असलम को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, फिर वह असलम ने कहा कि हाँ, हम घर छोड़कर गए थे क्योंकि हमें किसी आलिम ने बताया था कि वह घर छोड़ने से ही मेरी बीमारी कटेगी और मेरे बड़े भैया का ट्रांसफ़र इस शहर में हुआ तो वह हमें अपने साथ यहाँ पर ले आए। इतने में मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। मेरे बेटे की आवाज़ सुनते ही असलम ने मुझसे इंतज़ा लहजे में कहने लगा कि तुमने दूसरी शादी कर ली, जबकि मैंने तुम्हें तलाक भी नहीं दिया था, तो तुमने दूसरी शादी कैसे कर ली? मैंने अपने बेटे को असलम के सामने खड़ा किया और बोला कि यह तुम्हारा ही बेटा है, इसे प्यार से देखो, यह तुम्हारा ही अक्ष है। असलम ने बेटे को प्यार से देखा और उसे लपक कर गले से लगा लिया, क्योंकि हमारा बेटा बिल्कुल असलम की कॉपी था। जब मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर आने लगी तो असलम ने मुझसे जिद करने लगा कि मुझे अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाने दो, जबकि मुझे भी अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। असलम ने कई बार मुझसे माफ़ी भी मांगा और मेरे घर आकर मेरे पैर भी पड़े। फिर उसने अपने घर वालों को भी अपने साथ घर ले आया, लेकिन मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने असलम से बता दिया कि मैं मनहूस हूँ जैसे शब्द, बेवस जैसे शब्द नहीं पूरी जिंदगी सुन सकती। असलम ने मुझसे बहुत ही रिक्वेस्ट किया अपने घर आने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी आप अब असलम से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि असलम ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी 3 बेटियां भी थी। वह सिर्फ मुझे अपने पास इसलिए रखना चाहता था क्योंकि उसे बेटे की ज़रूरत थी। मैंने असलम से कहा कि अब मेरी ज़िंदगी का क्या है? मेरी तो आधी ज़िंदगी गुजर गई है और आधी है वो भी गुजर जाएगी। वैसे भी मैं मनहूस थी, यही सोचकर समझकर तुमने भी मुझे छोड़ दिया था। मेरी अधूरी मोहब्बत मुकम्मल अधूरी रह गई। अब मेरा बेटा लगभग 11 साल का हो गया था। वह अपने बाप की पूरी हकीकत जान लेने के बाद मेरे बेटे ने अपने बाप का मुंह तक नहीं देखा था। मैंने अपने बेटे को कहा कि वह तुम्हारे पिता हैं, तुम उनसे मिलते जुलते रहा करो, मगर मेरे बेटे ने मुझे तड़पते हुए अपनी जिंदगी में देखा था, इसीलिए उसने अपने पिता से मिलने से हमेशा के लिए इनकार कर दिया। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।